एक तरफ कहा जाता है कि एलोपैथिक पद्धति से जल्दी इलाज हो जाता है और आयुर्वेद से थोड़ा सा टाइम लगता है कि आयुर्वेद से ही सारे चिकित्सा निकले हैं। कहीं ना कहीं लोग इसको तोड़ मरोड़ करके लेकर के आए हैं। बड़े विश्वविद्यालय थे, नालंदा विश्वविद्यालय, जहां पे आयुर्वेद की खजाना थी, वो खजाना एक बार जला दी गई। क्यों? क्योंकि आप इसके विद्या को जला देंगे, आप इसके चीजों को नष्ट कर देंगे तो लोग ऐसे कमजोर हो जाएंगे और फिर एलोपैथ की बोलबाला चलते रहेगी। तो कहीं से भी एलोपैथ आयुर्वेद के टक्कर में आज भी नहीं है। कि अगर एलोपैथ इंडिया से निकाल दिए जाए ना, 50% लोग कुछ दिन में ऐसे ठीक हो जाएंगे। हमारा आयुर्वेद 6 महीना में जिस चीज को ठीक कर सकता है, आपका एलोपैथ जिंदगी भर ठीक नहीं कर पाती, जिंदगी भर दवाइयां खाते हैं और उसकी इतनी साइड इफेक्ट है कि बाद में 50 तरह की बीमारी हो जाती है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हमारे साथ हैं आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर पंकज। डॉक्टर पंकज, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। जी नमस्कार, और सभी व्यूअरों को भी नमस्कार। और मैं फिर से थैंक्स बोलूंगा आप लोग को, क्योंकि आप लोग हमारी बातों को यानी आयुर्वेद की बातों को पहुंचा रहे हैं दुनिया तक, और इससे लोगों को बहुत ज्यादा फायदा हो रही है। डॉक्टर पंकज, आज हम बात करेंगे आयुर्वेद और एलोपैथिक पद्धति दोनों में से कौन सी पद्धति ज़्यादा अच्छी है, किसका इलाज ज़्यादा इफेक्टिव है। क्योंकि अगर देखा जाए तो एक तरफ कहा जाता है कि एलोपैथिक पद्धति से जल्दी इलाज हो जाता है और आयुर्वेद से थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आपके हिसाब से कौन सी पद्धति ज़्यादा अच्छी है, आयुर्वेद ज़्यादा अच्छा है या एलोपैथिक ज़्यादा अच्छी है? बहुत अच्छी क्वेश्चंस हैं, और मैं आयुर्वेद से इलाज कर रहा हूं तो मैं तो बोलूंगा कि आयुर्वेद अच्छा है, क्योंकि जो लोग जो कार्य करते हैं उसको अच्छा बोलते हैं। लेकिन आज हम रियली में बताएंगे कि आयुर्वेद सही है या एलोपैथ सही है। आज मॉडर्न युग हुआ और मॉडर्न की तरफ लोग दौड़े, लेकिन हमारे जो भारतीय पद्धति थी, सनातनी पद्धति, इसमें आपको रहने का, खाने का सब कुछ दिनचर्या, ऋतुचर्या बताया जाता था। लेकिन ये नष्ट हुई, और कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा प्रणाली भी बदली है, और जो भी हमारा आहार विहार था उसमें बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज आया, जिसके वजह से लोग बीमार पड़ने लगे। और आज हम कहीं ना कहीं शॉर्टकट के चक्कर में लंबे टाइम से बीमार हो रहे हैं। होता क्या है कि बॉडी को एक लंबी रिकवरी की जरूरत पड़ती है, बट हम क्या कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीमारी को दबा रहे हैं। अब बात रही कि भाई एलोपैथ अच्छा है या आयुर्वेद अच्छा है। आयुर्वेद हमारी धरोहर है, हमारी संस्कृति भी है, यानी हमारे हजारों वर्ष पूर्व हमारे जो भी पूर्वज है वो आयुर्वेद ही करते थे। और कुछ भी घटना होता था, सारा का सारा, जैसे महाभारत जैसा युद्ध होता था, एक दिन में ही लोगों की जख्म भर जाती थी। जैसे एक शल्यपर्णी का पेड़ है, उनकी पत्तियों को लगाने से जख्म भर जाते थे, हीलिंग हो जाती थी, ब्लड रुक जाते थे, हड्डियां जुड़ जाती थी बहुत तेजी से। तो ऐसे ऐसे बहुत चीजें हैं। जैसे पुष्प विमान थी पहले हमारे, क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, और उन्होंने ऐसे ऐसे निजात किया, ऐसे ऐसे यंत्र का, जिससे पूरी दुनिया में समझे कि लोग भ्रमण करते थे। यहाँ तक देखा जाता था कि जिस नारद जी एक स्थान से दूसरी जगह चले जाते थे, एक क्या था, एक साइंस था। और पूरी तरह से आयुर्वेद चिकित्सा में सब कुछ है, यानी आयुर्वेद विद्या में सब कुछ है। आयुर्वेद विद्या को बहुत सारे कैटेगरी में बांटी गई, भूत विद्या भी था इसमें। इसके बाद आपकी जड़ी बूटी की चिकित्सा कैसे करनी है, काय चिकित्सा था, यानी आपके शरीर के अंदर अग्नि चीजों को कैसे बढ़ाएं, शोधन चिकित्सा था, समन चिकित्सा था, सारा कुछ। मैं एक बात बोलूं कि आयुर्वेद से ही सारे चिकित्सा निकले हैं। कहीं ना कहीं लोग इसको तोड़ मरोड़ करके लेकर के आए हैं। जैसे आपका जो एलोपैथ है वो किस पे काम करता है, वो काम करता है समन पे। लेकिन समन का जो एक भाव होना चाहिए, एक प्रक्रिया होना चाहिए आपके बॉडी में, वो क्या होती है कि वात पित्त कफ, यानी जो बढ़ा हुआ है दोष, उनको समन कर दे, ताकि आपकी बॉडी बैलेंस हो जाएगी, आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, जो बीमारी उग्र, जो टॉक्सिक है आपके बॉडी के अंदर, उसको आप क्या कर रहे हैं, दबा दे रहे हैं, समन नहीं कर रहे हैं, दबा रहे हैं, और ये एलोपैथ कर रही है। और कहीं ना कहीं जैसे
मान लिया कि किसी को सर्दी जुकाम हुआ, वो जुकाम बाहर निकलना चाह रहा है, लेकिन आपने किया क्या, मेडिसिन लिया, और वो मेडिसिन एलोपैथ की मेडिसिन, उससे क्या हुआ, बीमारियां दब गई। दबने के बाद फिर कुछ दिन के बाद वो प्रकोपित होता है, फिर आप दबाते हैं, ऐसे करते करते लोग निमोनिया में कन्वर्ट हो जाते हैं, निमोनिया के बाद अस्थमा में कन्वर्ट हो जाते हैं, अस्थमा के लंग कैंसर जाती है। तो आप ठीक कहाँ कर रहे हैं। मैं तो ये बोलता हूं कि अगर एलोपैथ इंडिया से निकाल दिए जाए ना, 50% लोग कुछ दिन में ऐसे ही ठीक हो जाएंगे। हम कहीं ना कहीं बीमार हैं, हम ठीक नहीं हो रहे। और सबसे बड़ी चीज है कि आज जो हम देखते आ रहे हैं, हमारी पीढ़ी जो देख रही है इधर, मैंने 200 वर्षों 300 वर्ष जब से ब्रिटिश सरकार आई है, तो आयुर्वेद को दवाई गई सब तरह से। मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे हमारे पास एक पौधा है जिसको बोलते हैं दहीमन। दहीमन एक इतनी बेहतरीन पौधा है जो कैंसर से लेकर के तमाम बीमारियों में, अगर किसी का मानसिक संतुलन बिगड़ा उसमें भी बहुत अच्छा काम करती थी। लेकिन जब दहीमन का यूज भारतीयों ने लिख करके कहीं पे भी लेटर के रूप में देना चालू किया, क्योंकि वो ऐसा था कि किसी भी लकड़ी से कुछ से लिख देते थे तो वो उस पर उग जाती थी। अब वो ब्रिटिश सरकार देखा और उसे फिर क्या किया, दहमन जैसे पेड़ को नष्ट करना चालू किया। तो आप जाने कि दुनिया भर के कितने जो आपके आयुर्वेद में जड़ी बूटियां थी उसको नष्ट कर दिया गया, समाप्त कर दिया। यहाँ तक कि आपके जो बड़े विश्वविद्यालय थे, नालंदा विश्वविद्यालय जहां पे आयुर्वेद की खजाना थी, वो खजाना एक बार जला दी गई। क्यों? क्योंकि आप इसके विद्या को जला देंगे, आप इसके चीजों को नष्ट कर देंगे तो लोग ऐसे कमजोर हो जाएंगे और फिर एलोपैथ की बोलबाला चलते रहेगी। तो कहीं से भी एलोपैथ आयुर्वेद के टक्कर में आज भी नहीं है, क्योंकि मैं आपके सामने बैठा हूं और मैं ये जरूर बोलना चाहूंगा और उन लोगों को भी बोलना चाहूंगा जो आयुर्वेद पे ऑलरेडी काम करते हैं। जैसे बहुत सारे हमारे लोग ही हैं जो बोलते हैं जी आयुर्वेद स्लो काम करती है। नहीं, जो भी ये बोलते हैं एक गलत बोलते हैं। और कितना गलत बोलते हैं, 500% गलत बोलते हैं। मैं बता रहा हूं 500% गलत है कि आयुर्वेद स्लो काम करती है। क्यों? क्योंकि हम ये देखते हैं कि आयुर्वेद स्लो काम करती है, ये मैसेज ही हमें एलोपैथ की तरफ हमेशा भागता है। पेट में दर्द हुआ एलोपैथ, कुछ भी हो रहा है एलोपैथ एलोपैथ। देखिए, बात समझने की चीज है। हमारी सिचुएशन बढ़ते गई, आधुनिकता आते गई और आधुनिकता में रिसर्च हुई, मशीनों का रिसर्च आ गया, बहुत सारे टेक्नोलॉजी आ गए। तो टेक्नोलॉजी तो हमारे इंजीनियर का देन है, साइंटिस्टों का देन है, कोई मेडिकल का डॉक्टर ने नहीं निजात किया। अब ये चीजें कोई भी यूज कर सकता है। आज के दौर में हम जैसे बाइक से हम भी चल रहे हैं, हम भी देखिए कोट पैंट पहने हुए हैं, तो ये चीजें अलग हैं। लेकिन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की बात है जहां पे, तो मैं ये जरूर बोलूंगा कि आपका आयुर्वेद एलोपैथ से फास्ट भी काम करती है और निरापद है। यानी एक ऐसी पद्धति आयुर्वेद है जो आपको नुकसान नहीं पहुंचाती है। नुकसान क्यों नहीं पहुंचाती है? क्योंकि इसकी डायग्नोज भी बहुत बेहतरीन है। आज हम अपने डायग्नोज को भूल चुके हैं। मूत्र का परीक्षण होता था, लोग पहले मूत्र का परीक्षण करते थे, नाड़ी परीक्षण करते थे, जीवा के परीक्षण होती थी, आंखों से परीक्षण होती थी, हेयर से परीक्षण होती थी, स्किन से परीक्षण होती थी, हमारी स्वाद से कि कैसा आपको किस स्वाद अच्छा लगता है, मीठा खट्टा नमकीन, ये 6 स्वाद, उससे परीक्षण होता था, मल से परीक्षण होता था। और ये कितनी बेसिक और कितना आसान था और सबसे बड़ी चीज निरापद थी। आज हम परीक्षण करके बीमारियों को बढ़ा रहे हैं, जैसे कैंसर। कैंसर ऐसे बीमारी को आज जो मॉडर्न मेडिकल है इसको बढ़ा दे रही है, लोगों की जान ले रही है, क्योंकि बायोप्सी जो कर रहे हैं कहीं ना कहीं चीजों बढ़ रही है। तो आप कर क्या रहे हैं? और मैं सबसे बड़ी बताऊं कि हमारे बॉडी के अंदर धातु जैसे वात पित्त कफ होता है, तो इनको तो दिखाई ही नहीं देता है। ये तो पैथोजन ढूंढते हैं कि कौन से बैक्टीरिया वायरस है। अगर मिल गया तो बोलेंगे बीमारी है, ठीक कर दूंगा, नहीं मिला तो ये बोलते हैं कि ये बीमारी है ही नहीं है। तो हमें इन चीजों को देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। मैं एक बात जरूर बोलूंगा यहाँ पे, आयुर्वेद में इतने अच्छे परीक्षण थे कि बिना डिस्टर्ब किए हुए, बिना छेड़े हुए काम कर रहे थे। और यहाँ पे जो पैथोजन की बात, पैथोजन ढूंढ रहे हैं, अब दिखाई नहीं दिया तो कोई बीमारी नहीं है। अब जैसे वायु को अब देखते हैं नहीं, वायु हमारी बॉडी को डिस्टर्ब करती है, देखते नहीं है। लेकिन आयुर्वेद बोला कि वायु है, वायु की चिकित्सा उन्होंने किया, तेल से चिकित्सा किया। और हम आज क्या कर रहे हैं, एलोपैथ के जब भाव से जाते हैं तो तेल लगाना बंद कर दिया। लोगों को सर पे तेल नहीं लग रही है, नाकों में तेल नहीं जा रही है, पैर के तलवे में लग रही है, नाभि में नहीं लग रही है, ड्राइनेस जा रही है, सूखापन हो रहा है, पित्त प्रकोपित हो रहा है, वायु बढ़ रही है। और चीजें देखिए, आज वायु का बहुत सारी बीमारी पैदा हो रहा है।
तो कहीं ना कहीं आयुर्वेद की जो थ्योरी है, इस थ्योरी से लोग बीमार हो रहे हैं और लगातार हो रहे हैं। और जब तक भारत में इन चीजों पे अगर फोकस नहीं किया गया तो बहुत ज्यादा विकराल रूप लेने वाली है। इसलिए हम कहेंगे कि कहीं से भी एलोपैथ आपके लिए फायदेमंद है। अब जहां तक रही कि काम करने की बात है, हम यही सोचते हैं ना, फास्ट काम करती है, रिलीफ मिलती है। जैसे दांतों में दर्द है, क्या करेंगे, आयुर्वेद में कौन सी खाएंगे। पेट में दर्द है, क्या करेंगे। सर में दर्द है, क्या करेंगे। मैं आपको बताता हूँ, पिछले 2 वर्षों से लगातार हमारे साथ 500 एजुकेटर जुड़े हुए हैं। एक भी एजुकेटर, कोई भी फैमिली एलोपैथ की मेडिसिन नहीं ली है, एक भी नहीं। क्यों? क्योंकि हमने बात पित्त कफ के देख करके इलाज करना चालू कर दिया। कोई भी दर्द होता है, कितना भी एक्यूट पेन है, तुरंत ठीक होती है। एक चीज पे मैं जरूर फोकस करना चाहूंगा कि 2 तरह की बीमारी होती है। एक होती है एक्यूट, जिसको नया बीमारी बोलते हैं, और एक होता है क्रोनिक, जिसको हम पुराना बीमारी बोलते हैं। अब पुराने बीमारी जैसे डायबिटीज हो गया, थायराइड हो गया, बीपी हो गया, अर्थराइटिस हो गया, तो ये बीमारी एक दिन में पैदा नहीं होती है। ये बरसों वर्ष लगते हैं, 10 साल, 12 साल, 15 साल लगते हैं बीमारी आने में। और जब ये बीमारी आती है तो हम क्या करते हैं कि हम एलोपैथ की दवाइयों से लेकर के उसको दबाते हैं। कोई भी व्यक्ति बोल दे, जो फास्ट की बात करते हैं कि भाई कौन फास्ट काम करता है, तो अगर आपको डायबिटीज है तो कितना दिन आपको दवाई खाना पड़ता है एलोपैथ के, तो बोलेंगे जिंदगी भर। तो एक दवाई खाते हैं, फिर दूसरा बीमारी हो जाती है, तीसरा हो जाती है, और जिंदगी भर खाना है। और हमारा आयुर्वेद इतना सर्वश्रेष्ठ है, अच्छे चिकित्सक होना चाहिए। 6 महीना, 5 महीना, 2 महीना, 9 महीना हम डायबिटीज की दवाइयों खिलाते हैं। और फिर जो आपके आहार विहार, जो आपकी संस्कृति है, उसको बता देते हैं। कभी डायबिटीज नहीं बढ़ती, और कभी किडनी खराब नहीं होती है, कभी आपको अदर बीमारी नहीं होती, अदर कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती है। और जहां तक एक्यूट की बात रही, ये तो क्रोनिक की बात हो गई कि हमारा आयुर्वेद 6 महीना में जिस चीज को ठीक कर सकता है, आपका एलोपैथ जिंदगी भर ठीक नहीं कर पाती, जिंदगी भर दवाइयां खाते हैं, और उसकी इतनी साइड इफेक्ट है कि बाद में 50 तरह की बीमारी हो जाती है। आज भी एलोपैथ के जो भी डॉक्टर हैं, चाहे वो डायबिटीज को हो, थायराइड के, बीपी के, खुद दवाइयां खा रहे हैं, खुद वो डायबिटीज उनको है, खुद बीपी है, खुद थायराइड है, और दूसरे लोग को खिला भी रहे हैं। तो मैं बता रहा हूं, यहाँ से एक चैलेंजिंग के रूप में भी हम हूं, और मैं आने वाला हूं, इस क्रांति को लेकर के आने वाला हूं कि एलोपैथ को मैं कहीं से टिकने नहीं दूंगा। और जहां तक बात हुई औषधीय प्रयोग, प्रयोग भी 2 तरह से होता है। यहाँ पे मैं दोनों चीज पे फोकस करूँ। औषधीय प्रयोग, औषधि के मतलब कि कुछ हमने खाया, ऑपरेशन नहीं किया, फाड़ चिल के नहीं निकाला। औषधीय प्रयोग में इंडिया का टॉप 10 डॉक्टर को मैं नहीं बनने दूंगा। टॉप 10 डॉक्टर, चाहे चाहे बिलौर हो, दिल्ली एम्स हो, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, और ये मेरी चैलेंज है। जो कहते हैं ना कि आयुर्वेद नहीं काम करती है, तो मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। कोई भी डॉक्टर है सामने आ जाए, उनको भी पेशेंट दिया जाए, मैं यहाँ से बैठ करके औषधीय प्रयोग करा के किचन से, आसपास की जड़ी बूटियों से आराम से ठीक करता हूँ, चाहे वो एक्यूट हो, चाहे वो क्रोनिक है। एक्यूट बीमारी, मैंने कैंसर, हार्ट, लिवर, किडनी, ऐसे तमाम बड़ी से बड़ी बीमारियां ही आते मेरे पास, एक भी मैं एलोपैथ नहीं देता हूँ। जिस दिन मैंने एलोपैथ चला दिया, उस दिन अपने आप को गुलामी समझता हूँ, और मैं नहीं चलाता, मुझे एलोपैथ की दवाइयां याद तक भी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं तो जरूर कहूंगा कि आयुर्वेद सर्वश्रेष्ठ है, बहुत ऊपर लेवल इसका, इसका इतना बड़ा ऊपर लेवल की तुलना नहीं किया जा सकता। जो हम बोल रहे हैं ना कि आयुर्वेद का तुलना एलोपैथ से करें, तो एलोपैथ कहीं से भी नहीं है। चाहे वो देखने की बात है, हमारा दिव्य दृष्टि, यानी हमारे आयुर्वेद में दिव्य दृष्टि है कि अंदर वायु है तो क्या करना होगा, और आप माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, लग रहा है जैसे अंधे हो, इस तरह से देखते हैं, और नहीं दिखाई देता है तो बोलते हैं कि वो कोई बीमारी नहीं है। और बेचारे को प्रॉब्लम हो रहा है, परेशान है, रात को सो नहीं रहा है, और कह रहा बीमारी नहीं। फिर बोलता है यार तुमको तो मेंटल प्रॉब्लम हो गया। बोलता है नहीं सर, कुछ भी नहीं है, फिर भी दिक्कत है। एक नाभि अगर खिसक गई ना, एलोपैथ के डॉक्टर के पसीने छूट जाता है। एक भी डॉक्टर बता दें, दिल्ली एम्स से लेकर के अगर ठीक कर दे पेशेंट को, आईबीएस हो गया, क्या है, नेवल का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और इसको हम बोलते हैं कि दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, ये है वो, दवाइयां खाओ। तो कोई भी बीमारी जो रियल में बीमारी है, वो एलोपैथ में ठीक होती नहीं, सबसे पहली बात। और आयुर्वेद ठीक करते, तो आयुर्वेद तो यहाँ सर्वश्रेष्ठ हो गए। दूसरी चीज और हम बताऊंगा कि हमारे संस्कृति, हमारे भारत में सब जगह आयुर्वेद पड़ा हुआ है, और वो निरापद है। अगर हम सही से हल्दी का प्रयोग कर लें, सही से काली मिर्च का प्रयोग कर लें, सही से लौंग का प्रयोग कर लें, सही से गिलोय का प्रयोग कर लें, तो हम ठीक होते हैं। लेकिन आज लोग क्या कर रहे हैं, शिक्षा लेना नहीं चाहते हैं। गिलोय को कह दिया तो गिलोय खाए जा रहे हैं। अरे भाई, किसी का अति योग नहीं कीजिए ना।
हम बोलते हैं आयुर्वेद खराब। आयुर्वेद की औषधियों में लोग भस्म दिए जा रहे हैं बिना मतलब के, ज्यादा भस्म देंगे। तो यहाँ पे आयुर्वेद नहीं खराब है, यहाँ पे जो हम काम कर रहे हैं हमें समझना होगा ना। हम बार बार कहते हैं कि आयुर्वेद कमजोर है, आयुर्वेद तो बहुत सर्वश्रेष्ठ है। आप उस पद्धति के लायक हो कि नहीं? जो भी ट्रीट कर रहा हो, कोई भी डॉक्टर हो, चाहे वो वैद्य हो, हकीम हो, प्रोफेशनल रूप से अगर वो काम करता हो और आयुर्वेद के चरक संहिता के अगर जो विशेष वर्णन है नहीं जानता हो, उसके पास अच्छे योग नहीं है, तो इस योग वो है ही नहीं। मैं बता रहा हूं, इस योग नहीं है कि वो ट्रीट करे किसी को। इसलिए जब भी ट्रीट करना है तो हमें भी उस लेवल को पढ़ना होगा। आप बताइए, जो एलोपैथ वर्ग के डॉक्टर जिंदगी भर खूब मेहनत करते हैं तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और आप मेहनत करना नहीं चाह रहे हैं। जिस दिन आयुर्वेद के कोई भी जानकार, सच्ची आयुर्वेद, सही आयुर्वेद जिसे पढ़ना चाहिए, वो अगर पढ़ लिए, सिद्धांतों को अमल कर लिए, तो मैं बता रहा हूं कि आयुर्वेद दुनिया का सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा। इसी से सब कुछ निकला है, सब कुछ निकला है। अर्क प्रकरण से आपका होम्योपैथी निकली है। इसका मर्म चिकित्सा जो होती थी, मर्म 107 वाइटल फोर्स है, उस पे आपका एक्यूप्रेशर को लेकर के विद्वान निकाल दिया और वो चल रहा है। तो सब अधूरी चिकित्सा के साथ जुड़े हुए हैं, सबके पास अधूरी नॉलेज है। जैसे एक्यूप्रेशर की बात करते हैं, अब कहीं पे प्रेशर करते हैं और आपके अंदर ब्लड ही नहीं है, तो कहां से वो प्रेशर बढ़ेगी? तो हम ये बताना चाहेंगे कि आयुर्वेद को सब जगह से तोड़ी गई है, छोटे 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 प्रयोग करके आयुर्वेद को कहीं से साइड करने का प्रयोग किया गया। लेकिन आज आयुर्वेद साबित हो रही है लोगों के पास कि हम सब श्रेष्ठ हैं, पहले भी थे, अभी भी हैं। इसलिए हमें एलोपैथ जैसे पत्ती से तुलना करने की जरूरत नहीं है। हाँ, हम ये कहते हैं कि एक प्राकृतिक सपोर्ट, जैसे मान ली किसी को गोली मार दिया, कहीं पे आप हैवी एक्सीडेंट हो गया, पैर कट गया, हाथ गया, तो इसमें क्या है, हमें हार्डवेयर का काम करना पड़ता है, फिजिकली एक्टिवेट करना पड़ता है, उसमें फिजिकली लगना पड़ता है। वो भी नजदीकी अस्पताल कहीं फिजिकल मिलता है तो हम लगते हैं। तो ये तो आधुनिकता का देन है, हम इसको बीमारी नहीं मान सकते है ना, एक्सीडेंट को बीमारी नहीं मानते। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जहां पे भी लोग एलोपैथ के लोग आते हैं, बोलते हैं अगर कोई गोली मार देगा तब क्या करोगे आयुर्वेद, ये हो जाएगा तो क्या करोगे? वो भी होता अगर आयुर्वेद की इस तरह के हॉस्पिटल शुरू से बनाए जाते, जैसे महाभारत में तरह तरह के बाण मारे जाते थे, हाथ कट जाते, पैर काट दो, वो जुड़ जाते थे, तो ये क्यों नहीं होता? हमने उस चिकित्सा को भूल गए। हमारे पूर्वज कुछ लोग जाने थोड़ी बहुत बचा के रखे। मैं आपको बता दूं, सत्य तो यही था कि पहले भोजपत्र पे लिखा जाता था, लोग लिखने नहीं देते थे ना, ब्रिटिश सब जरा देता था, पन्ने नहीं थे, कुछ मिलता नहीं था। तो सारे जो थ्योरी, पुष्पक ज्ञान, तरह तरह के, वो आपको मिला कहाँ? आपको अधूरी ज्ञान मिल गया है और आप बोल रहे हैं कि आयुर्वेद काम नहीं करती है। अब काम करने की जरूरत है, खोजने की जरूरत है, जंगल में दौड़ने की जरूरत है। आज भी मैंने 12 घंटा जंगल में दौड़ा हूं लगातार, 3 दिन से दौड़ रहा हूं। तरह तरह की जड़ी बूटियां, आपको विश्वास नहीं, ऐसे ऐसे जड़ी बूटियां ना एक दिन में चमत्कार दिखाती है कहा? लेकिन हम वही संहिताओं जो किसी विद्वान ने नकल करके थोड़ा सा लिखा है, उसके बिहेव पे वही सब योग जो हमारे बहुत सारे कंपनियां बना रही हैं, उसको उठा करके हम दे रहे हैं। आज बीएमएस करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं? कुछ सीखते नहीं, आधा ज्यादा तो ये लोग सीख लेते हैं। अभी आप पूरे सर्वे कीजिए, पूरे इंडिया में 90% बीएमएस के डॉक्टर क्या कर रहे हैं? एलोपैथ दे रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं। तो आप तो ऐसे ही कमजोर कर दिया ना। हमारे पास पत्ती पढ़ाने कौन सा सोशल क्रिया है बताइए, जहां पे हमारी शुद्ध आयुर्वेद पे काम हो रही है, जड़ी बूटियों पे काम हो रही है, इसके सिद्धांतों पे काम हो रही है, इसके संस्कृति पे काम हो रही है, कहाँ हो रही है? कहीं भी नहीं हो रहा। पंकज, यहाँ डॉक्टर पंकज, मैंने कई ऐसे डॉक्टर भी देखे हैं जो कि एमबीबीएस हैं और वो आयुर्वेदिक मेडिसिन ही देते हैं, आयुर्वेद को बढ़ावा दे रहे हैं। मैंने ऐसे डॉक्टर भी देखे हैं, उनका कहना है कि आयुर्वेदिक पद्धति बहुत ज़्यादा अच्छी है, एलोपैथी से कहीं ज़्यादा अच्छी है, जबकि वो खुद एमबीबीएस एमडी डॉक्टर हैं, फिर भी वो आयुर्वेद को बहुत अच्छा मानते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो आयुर्वेदिक पद्धति है, इसमें क्या सभी बीमारियों का इलाज है? सबसे पहले तो मैं उनको जरूर थैंक्स भी बोलूंगा, ऐसे डॉक्टर जो एमबीबीएस कर लिए, कहीं ना कहीं उनको एक जो भी जगह मिला वहां पे फिक्स हो गए, लेकिन उनको ज्ञान है, वो समझते हैं कि क्या करना है। डिग्री एक अलग चीज है, एक डिग्री बता दी कि आप ये डिग्री लो, लेकिन उनके पास ज्ञान है कि डिग्री तो मैंने एलोपैथ का ले लिया, चलो भाई, लेकिन वो आयुर्वेद की पद्धति से अपना रहे, क्योंकि वो ज्ञानी पुरुष हैं,
वो साधारण पुरुष नहीं है, असाधारण पुरुष है। वैसे सभी डॉक्टर को मैं सलाम ठोकूंगा और सलाम देना चाहूंगा जो इस तरह से कार्य कर रहे हैं। बहुत अच्छा, क्योंकि अपनी संस्कृति को बढ़ा रहे हैं। और जहां तक बात हुई बीमारियों सब ठीक होने का, तो मैं बता रहा हूं कि एक्यूट यानी नई बीमारियों से लेकर के पुरानी बीमारियों तक इलाज। सबसे बड़ी चीज है कि नई बीमारियों को तो आयुर्वेद इस तरह से समाप्त करता है कि आपको पुरानी बीमारी होती ही नहीं है। क्या होता है, जैसे मान लिया कि किसी ने खाना खाया बहुत ज्यादा, सोचिएगा कैसे बीमारी बढ़ती है। खाना हैवी खाया, खाना खाएगा तो निश्चित है कि ज्यादा खाएंगे तो बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाई, आपको लूज मोशन तमाम चीजें है, आप तुरंत एलोपैथ की दवाइयां खा ली। कचरा जो पका नहीं बॉडी के अंदर आपने रोक दिया, जो निकल रही थी। आयुर्वेद वैसा नहीं करते, आयुर्वेद में दीपन पाचन औषधि दी जाती है, सोठ दी जाती है, काली मिर्च दी जाती है, अजवाइन दी जाती है, काला नमक दी जाती है, जो दीपन पाचन करके चीजों को ठीक कर देती है। लेकिन आपने क्या किया, आपने रेगुलेट किया। जैसे बुखार आती है, हाइपोथैलेमस को रेगुलेट कर दिया। ये करते क्या है, रिसेप्टर पे काम करते हैं, डायरेक्ट बंद चालू कर देते हैं, तो लगता है कि आराम हो गया, लेकिन टॉक्सिक तो आपके बॉडी में रुक गई वो जगह। मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर आपको पेट खराब हुआ, हमने दीपन पाचन औषधि दिया आयुर्वेद की तरह से, और कल को आपको अर्थराइटिस नहीं होगा, कल को बड़ी बीमारी नहीं होगा। ये अच्छी बात है कि आज हम आपको थोड़ी सी आराम के चक्कर में कल को अर्थराइटिस तमाम बड़ी बीमारियां उत्पन्न कर रहे हैं। तो हम तो ये बोल रहे हैं कि एलोपैथ जब से आई है ना, बीमार लोगों को बना रही है, अब फिर उसको ट्रीट भी कर रही है, और उसमें लोग ट्रीट भी, जिसने बीमारी पैदा करवाया, जिससे जो कारण बना कि आपके टॉक्सिक बॉडी के अंदर रोक दिया, उसके बाद उसी से आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं। तो ये बहुत ही माने दुख की चीजें हैं और बड़ा अफसोस की चीज है। और आज मैं जो बोल रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं, हो सकता है कि बहुत लोग मेरे साथ एग्री होंगे, बहुत लोग एग्री नहीं होंगे, क्योंकि ऐसे लोग भी मिलते हैं कि जी मैंने आयुर्वेद यूज किया और वोमिटिंग ज्यादा हो गया, ये हो गया। कहीं ना कहीं हो सकता है कि दवा का डोजेज आपका कम ज्यादा होगा। हमें तो ज्ञान की जरूरत है ना वहां पे, तो वो शिकायत कर सकते हैं। डॉक्टर तो पंकज, दो एक चीज मैं आपको यहाँ पे रोक करके बोलना चाहूंगी कि जब आयुर्वेदिक दवाई दी जाती है तो उसके अंदर भी कई चीजें ऐसी होती हैं कि जो इंसान के शरीर को सूट नहीं करती हैं, तो क्या इसके साइड इफेक्ट भी होते हैं? कई बार तो सुनने में ये भी आया कि आपको किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है अगर आप आयुर्वेदिक दवाई ज्यादा खा लेते हैं तो, या लंबे समय तक चलती है तो। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी क्वेश्चन भी है और जानना भी चाहिए। देखिए, कहा जाता है कि जब साइड इफेक्ट नहीं होगा तो साइड बेनिफिट नहीं होती है। अगर मान लिया कि काली मिर्च वो पावर ही नहीं है दीपन पाचन करने का, अब काली मिर्च खाने का कुछ और ज्यादा खा लेंगे, अब आपको भस्मों की जरूरत है कि नहीं है, फिर भी हम भस्म खाए जा रहे हैं। तो ये देखना होगा, इसीलिए तो मैं बोलता हूँ कि मेहनत करना पड़ेगा। आज बोलते हैं कि किडनी खराब हो रही है, अरे भाई किडनी खराब हो रही है, किडनी तो एक तो लॉन्ग टाइम से हुई। दूसरी बात क्या है कि आप गलत दिशा में कर रहे हैं। मान लिया कि आपको पानी की जरूरत है, प्यास लगी है, तो पानी पिएंगे। आप खाना खा रहे हैं, आप बोलेंगे प्यास बुझ नहीं रही है, कहां से बुझेगी? आपको नींद आ रही है, आपको सोना चाहिए, तो आप खाना खा रहे हैं, कहां से ठीक होगा? तो हम गलत डायरेक्शन पकड़ेंगे, गलत दिशा पकड़ेंगे, तो रिजल्ट तो गलत ही आएगा ना। इसमें आयुर्वेद दोषी कहाँ है? बात समझिएगा। जो जरूरत है, मान लिया कि किसी के किडनी में सूजन है, पथरी बना हुआ, और हम गर्म औषधियां ले रहे हैं, सूजन और बढ़ेगा तो किडनी खराब होगी ना। हम डायरेक्शन नहीं पकड़ पा रहे हैं, औषधियां गलत है। और औषधियां गलत नहीं है, गलत हम कर रहे हैं। हम जो मतलब डॉक्टर बने कहने हैं, का ये है कि ज्ञान की आवश्यकता ज्यादा है आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को। यस 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 यस, राइट राइट। 95% जो डॉक्टर है आंख बंद करके इलाज करते हैं। ऐसे इलाज कैसे होगा भाई? किस तरह से होगा? नहीं तो हो क्या सकता है ना। आपको लगता है कि आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय वगैरह सभी जगह पर होने चाहिए और इसको विश्व स्तर पर मान्यता मिलनी चाहिए? विश्व स्तर तो जरूर मिलना चाहिए। अगर विश्व स्तर पर नहीं मिला तो विश्व के लोग बच नहीं पाएंगे। अब आपको आवश्यकता है रिकवरी का। पहले लोग स्वस्थ रहते थे, थोड़ी बहुत गैस बन गई, कुछ हो गया, एडमिट हो गया हॉस्पिटल में, 2 दिन में ठीक होके आ गए, क्योंकि वो बीमार नहीं थे। तो यदि आयुष उनको बीमारी मंत्रालय नहीं भी तो लगी, यही काम कर रहा है। आयुष मंत्रालय इसीलिए बना हुआ है। देखिए आयुष मंत्रालय, देखिए मंत्रालय तो आप बहुत बना लेंगे, लेकिन कार्य करना चाहिए ना, जिस पटल से काम होना चाहिए। बना तो लिया आपने कॉलेज, लेकिन कार्य नहीं हो रही जो होना चाहिए। शुद्ध आयुर्वेद हो नहीं रहा। मैं तो ये कहूंगा कि जितने जड़ी बूटियां हैं पूरा सब पे रिसर्च किया जाए, लोग इकट्ठा होना जाए, देखा जाए कहाँ हो रहा है। इस तरह से अगर करेंगे तो विश्वविद्यालय बनाइए। और मैं तो जरूर कहूंगा
कि अगर इस तरह से कार्य हुए तो आज कैंसर जैसे तमाम बड़ी बड़ी बीमारियां जो आपको लगती है कि लोगों को एक बार होता है तो जमीन तले, मैंने पैर तले जमीन खिसक जाती है, आज खिसकने की जरूरत नहीं पड़ती, वो सर्दी खांसी की तरह ठीक होता। लेकिन कहीं ना कहीं हम बड़े औषधि जो हमारे पूर्वज दे गए थे उसको हम भूल गए हैं। आपको टूटी फूटी मिली है, इसलिए फिर से हमें जागने की जरूरत है, अपने संस्कृत की तरफ तेजी से बढ़ने की जरूरत है। और जितने हमारे जंगल झाड़ जो भी है, जहाँ अच्छी अच्छी औषधियां हैं, वहां पे जाने की जरूरत है। मैं एक जगह गया था कोलकाता के साइड में, वहां पे एक वैद्य जी थे, आज 100 कुछ वर्ष वो जिए और वो अब नहीं है। बड़ा अफसोस हुआ, हम गए थे मिलने के लिए लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हुई। लेकिन हम देखे उनकी एक औषधि बनाई हुई थी जिससे कैंसर तक के तमाम बीमारियों को ठीक करते थे, और बड़ा सिंपल सिंपल था। मान लीजिए कि 100 रुपया 150 रुपया में कैंसर ठीक करने वाला औषधि है आपके पास, जंगल में फ्री में है, जहाँ पे 20-20 50-50 लाख रुपए की बात करते हैं लेकिन ट्रीटमेंट नहीं हो पाती है। तो कहीं ना कहीं हमें ज्ञान की बहुत बड़ा अभाव है और इसे बढ़ाने की जरूरत है, सही वे में, सही तरीके से। अभी आपने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि एक दिन में चमत्कारिक औषधि है ऐसी जो एक दिन में चमत्कार दिखाती है, वो कौन सी औषधि थी जो एक दिन में ठीक करती है, कौन सा चमत्कार दिखाती है वो? चलिए, बहुत 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 अच्छी है। जैसे चमत्कारी की बात करता हूँ कि लोग कहते हैं कि भाई चमत्कार नहीं दिखाती है और दिया चमत्कार दिखाती है। जैसे मान लीजिए किसी को हैवी ब्लीडिंग हो रहा है, आप सेमल की छाल को काढ़ा दे दीजिए बना करके, एक दिन में बंदा ठीक हो जाएगा। एक दिन में ब्लीडिंग रुक जाती है, एक दिन में रुक जाती है ब्लीडिंग। इतना ही नहीं, आपको मैं बता रहा हूं कि एक बूटी है जिसको हम बोलते हैं, आपको भूलन बूटी, भूलन बूटी है। भूलन बूटी एक ऐसी औषधि है जिनकी मानसिक संतुलन गड़बड़ चल रहा है, भूलन बूटी से आप उनके केवल पैकेट में डाल देंगे, उनकी मानसिक संतुलन तुरंत रुकती है, इमीडिएटली काम करती है। ऐसे तमाम बड़ी से बड़ी औषधि है। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि लोग जिसके पीछे भाग रहे हैं, जैसे बोलते हैं कि जैसे पीलिया है, पीलिया बीमारी के लिए बच्चों को अगर पीलिया होता है तो हम इधर भागते हैं। आपके पास द्रोण पुष्पी है, उसकी सुरस एक एक बूंद 3 बार दे दीजिए बच्चे को, पीलिया तुरंत ठीक हो जाती है। अब बताइए, तो ऐसी ऐसी औषधि है जिसका आप यूज नहीं कर रहे हैं, आप भाग रहे हैं उन पत्तियों में जहां पे इलाज ही नहीं है। आप समझिए, इलाज नहीं है। तो ऐसे अनेकों एग्जाम्पल है, बहुत सारे हम लोग कर रहे हैं, हम लोग पास प्रायोगिक है। मान लीजिए किसी ऐसा को नहीं है बीपी है, कि हाई बीपी है किसी को, तो उस वक्त उसे क्या करना चाहिए? हाई बीपी तुरंत कैसे ठीक कर सकता है कोई? अरे हाई बीपी के लिए तो बहुत सिंपल इलाज है। देखिए, जब आपकी लीवर सही से काम नहीं करती है, कहीं से प्रेशर बढ़ने लगती है, हार्ट पे ज्यादा जोर पड़ता है, इसका मतलब कि रुकावट हो रहा है, कहीं ना कहीं कफ बात रुक जाती है, आयुर्वेद बोलती है। ऐसे स्थिति में उसको सेंधा नमक में इतना सेंधा वो पानी में घोल दीजिए, सेंधा नमक, उसको स्नान करा दीजिए, उसके रीढ़ पे अच्छे से तेल का मसाज कीजिए, तुरंत बीपी नॉर्मल हो जाता है। करके देखिए, बहुत अच्छा है। और साथ में एक औषधि दे दीजिए। आपके अंदर, आपके घर पे क्या रखा हुआ है? पुदीना है, पुदीना काली मिर्च को पेस्ट बना करके आप दे दीजिए या काढ़ा बना के दे दीजिए। और मैं तो ये बोलता हूँ कि पीपल के पत्ते का काढ़ा अच्छे से बना करके लोग 1 महीना ले ले, और लीवर को अच्छा, लीवर की एक दवाइयाँ खा ले जिसको भूमि अम्ल अम्ल की बोलते हैं, सरपुंखा बोलते हैं, इसके बाद पुनर्नवा बोलते हैं, मकोई बोलते हैं, कासनी बोलते हैं। ऐसे औषधि को कुछ दिन उबाल के ले ले, सब दिन के लिए बीपी ठीक हो जाती है। और जो इसका आहार विहार है कि भाई रात को सवेरे सोना चाहिए, सब कर लेंगे तो फिर आती भी नहीं है और तुरंत ठीक भी होती है। हमारे पास तो बहुत सारे पेशेंट है जिनके हाई बीपी बढ़ती है, हम कहाँ से ठीक करते हैं? एलोपैथ थोड़ी देता हूँ, खानी नहीं देता हूँ मैं लोगों को एलोपैथ। जो एलोपैथ खाते हैं उनको हम इलाज भी नहीं करते हैं, मैं तो आप यहाँ से बोल रहा हूँ। अगर किसी को लो बीपी है तो उसे क्या करना चाहिए? अरे लो बीपी का सीधा इलाज है, कुछ नहीं करना है। लौंग जावित्री दालचीनी बराबर में लेके 2-2 चुटकी और साथ में काला नमक ले लीजिए, देखिए लो बीपी 15 मिनट में ठीक होती है। करके देख लीजिए, कुछ है ही नहीं है। लो बीपी हाई बीपी बताइए ना कौन सा, और हम सामने लाइव करके दिखाएंगे। एक दिन आइए लाइव में, सबके ले आइए, लो बीपी हाई बीपी और सबको लेके आइए। हाई बीपी जिसको ब्लीडिंग हो रहा है, तमाम पेशेंट लेके आइए, देखिए हम सामने दिखाते हैं कि नहीं रिजल्ट। लाइव दिखाऊंगा रिजल्ट। और क्या कर चाहिए बताइए? अगर किसी को लाइव रिजल्ट अचानक दिखाने से के लिए हार्ट की प्रॉब्लम हो जाए तो उस वक्त क्या करेंगे? हाँ, अभी हम हार्ट अटैक को रोक दिया, हार्ट के आराम से हो जाएगा। उसके लिए हमारे पास मदार के पत्ते की सिकाई है, तुरंत वहां से सर्कुलेशन तेज कर देता है। और खाने की औषधि है जिसमें काली मिर्च है, अदरक है, और
इसके बाद आपको पुनर्नवा है, इनको उबाल दीजिए, उबाल करके उसको दीजिए, थोड़ा थोड़ा पिलाइए। ठीक है। और मान लीजिए कोई औषधि पी भी नहीं सकता है तो हमारे पास और औषधि है। उसको कुछ नहीं करना, गुदा द्वार में एक बत्ती लगा देंगे, वहां से गैस, जो अपान वायु में गैस ऊपर प्रेशर करती है, हार्ट वाला को होता क्या है, गैस नहीं पास होती है, चीजें नीचे जाम हो जाती है, यूरिन खुल के नहीं आती है, ये तो हार्ट में जाकर के वो प्रेशर करता है और लोग परेशान होने लगते हैं। अब दर्द, सब जगह दर्द भागने लगती है, क्योंकि वायु रुक जाती है, और वायु रुकेगी तो पूरा बॉडी पे अकड़न पैदा करेगी है। और वो ये जो अपान वायु रुकेगी तो ऊपर की ओर प्रेशर देगी तो वोमिटिंग आने लगेगी, पसीना आने लगेगी और लोग तर हो जाते हैं। अब बताइए, तो ऐसे स्थिति में हमने तो बहुत लोगों को ठीक किया, आसानी से ठीक हो जाती है। उसके अपान वायु को खोल दीजिए, उसके यूरिन को पास करने के लिए वहां पे ठंडे टॉवल दे दीजिए। आपको घर में कुछ भी नहीं है वो दे दीजिए। हार्ट के पास यहाँ से वायु निकालना है तो थोड़ी सी खाने वाला सोडा, थोड़ी सी नमक, थोड़ी सी अदरक, थोड़ी सी हींग, अजवाइन का घोल बनाइए, आराम से लेप करके पट्टी दे दीजिए। देखिए बंदा तुरंत फिट हो जाएगा। रीढ़ में थोड़ा सा मसाज कर दीजिए। देखते देखते हम तो कितने लोग को ठीक किया हूँ। और जब आपकी चेक करा रहे हैं बाद में तो करा देखिए अटैक आया मान है लीजिए इनको। किसी को वॉमिटिंग शुरू हो गई और बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हो रही है, तो ऐसे में क्या करेंगे? ज्यादा वोमिटिंग हो रहा है तो कुछ नहीं करना है, अजवाइन 2 चम्मच लेकर के पीस करके नेवल पे लगा दीजिए। और आपके पास सबसे अच्छी औषधि है, प्याज को पका सेक कर उसका रस निकाल लीजिए, थोड़ा सा नींबू का रस निकालिए पका करके, और थोड़ा सा अदरक के रस मिक्स करके एक चम्मच दे दीजिए, तुरंत वोमिटिंग 1 मिनट में रुक जाएगी। सब कुछ भारत का इलाज है। इमरजेंसी कंडीशन पूछे, एक्सीडेंटल की बात करता हूँ। लोग कहता है एक्सीडेंट में, एक बंदा को एक्सीडेंट हुआ, समझ गया ना। दो दो कहानी बताऊंगा। एक को हुआ स्कूटी से गिर गई, एक डॉक्टर ने जाकर बोला कि बर्फ से सेकाई कर दो और तमाम दवाइयां दी, कुछ भी नहीं हुआ, 8 दिन बेड पे रही। हमारे पास आया, दूसरा दिन मैंने उसको चला दिया, क्योंकि वहां पे हम सब गर्म औषधियां दे करके और जो न्यूट्रिशन बढ़ाने वाले उनके थेरेपी में दिया, जैसे सोट है, चोट सज्जी है, मेदा लकड़ी है, हल्दी है, अजवाइन है, हींग है, ऐसी चीजों को लेप दे दिया और कुछ ऐसे औषधियां दे दिया, दीपन पाचन, वो चलने लगी, ब्लड सर्कुलेशन सही हो गया, तुरंत आराम से हो गया। दूसरी बात बाद में बता रहा हूँ कि एक बंदा को एक्सीडेंट हुआ, बाइक से बहुत तेज एक्सीडेंट, ब्रेन में लगा, ब्रेन हेमरेज तक के, और वो रिपोर्ट भी है, वो भी मैं दिखा सकता हूँ। तो इसके बाद वो 7 दिन हॉस्पिटल में रहे, कोई फर्क नहीं पड़ा, बेड से चल नहीं पा रहे थे। बाद में हमसे बात तो बोले कि निकालो आईसीयू से बाहर पेशेंट को, और निकालो। मैं घर पे उनको भेज करके 3 दिन में उनको दौड़ा दिया। ब्रेन हेमरेज, अरे भाई बोला कि ब्रेन हेमरेज सूजन है तो क्या है, बड़ी बात है ही नहीं। रोज पेन, बहुत तेज सर में पेन होता था, और रोज वो मेडिसिन खा रहे थे, सारा मेडिसिन उनका फेंकवा दिया, तुरंत ठीक कर दिया। तो हम तो इसीलिए तो बोल रहे हैं कि टॉप 10 डॉक्टर आ जाए सामने, मैं बात कर लेता हूँ। है मेरे पास, मैंने रिसर्च किया और खुद आधुनिकता में काम कर रहा हूँ। ब्रटी डेटावल चीजों पे नहीं कि हजारों वर्ष जो दिया गया था उन्हीं को, उसी योग को दिए जा रहे हैं। ऐसे काम नहीं हो सकता है। बनी बनाई रास्ता को तो लोग बिगाड़ दे चुके हैं। अब खुद आपको मेहनत करना पड़ेगा, उस लेवल पे पढ़ना पड़ेगा, उस तरह से सर्च करना पड़ेगा। रट्टी डटाओल चीजों पे अब चल नहीं सकते हैं, डॉक्टर है ना। पंकज, आगे तो बहुत आप ये कुछ बताइए, अगर किसी को सर दर्द हो रहा है अचानक से, जैसे कोई आजकल तो सभी कंप्यूटर पे काम करते हैं, तो ऐसे में सर दर्द होना आम बात है और अचानक से ही होता है सर दर्द, ऐसे में क्या करना चाहिए? बहुत आसानी है। सर दर्द हो सकता है चाहे बात से हो, चाहे पीठ से, चाहे कब से। अगर बात से होगा तो अकड़न लगेगा, पूरा चीजें अकड़न लगे तो बाई को खोल देंगे। उसके सूंघने के लिए आपके पास अजवाइन है, उसमें थोड़ी सी लौंग डाल दें, थोड़ी सी उसमें कपूर डाल दें, और थोड़ी सी सौंठ डाल दें, और थोड़ी सी चाहे तो जायफल, सब घरेलू चीज बता रहा हूँ, बाहरी बता भी नहीं रहा हूँ कि जी। तुरंत इलाज करना है ना। उसको पीस करके पुट्टी में बांध करके हल्का हल्का सूंघिए, नंबर 1। नंबर 2 में क्या कीजिए, सौंठ, थोड़ी सी तुलसी के पत्ता ले लीजिए, अजवाइन ले लीजिए, इसमें हींग ले लीजिए, इसको पानी से लेकर के आराम से या तुलसी में पीस करके और थोड़ी सी शहद का लेप लगा दीजिए, तुरंत सर दर्द गायब हो जाती है। ये तो वायु का हो गया। अगर मान लीजिए किसी का पित्त की वजह से दर्द हो रहा है, नॉर्मल ठंडी पट्टी रख के तुरंत दर्द जाएगा, तुरंत दर्द जाएगा, पित्त शांत हो जाएगा, दर्द चला जाएगा। अगर मान लिया किसी को कफ से दर्द हो रहा है, तो कफ है तो कफ हटाने वाली औषधि दे दीजिए, उसमें तेज पत्ता, लौंग, तेज पत्ता, अजवाइन, काला नमक, थोड़ी सी हल्दी, कलौंजी, मेथी, इसको उबाल दीजिए गुड़ के साथ थोड़ा सा, और उसको गरम गरम देके पिला दीजिए, और हल्का एक पानी गरम पट्टी करके सर पे दे दीजिए, तुरंत सर दर्द तीनों गायब। अब देख लीजिए करके। जी। आयुर्वेद बहुत बड़ी चीज अक्सर है। लोग आयुर्वेदिक मेडिसिन और एलोपैथिक मेडिसिन को साथ लेते हैं, तो क्या उनको ये आयुर्वेदिक और एलोपैथिक मेडिसिन साथ लेनी चाहिए? देखिए, लोग सोचते हैं कि भाई इसलिए देते हैं। देखिए मजबूरन कहाँ पे क्या होता है, जैसे मान ले कि कोई पेशेंट है,
वो 8 साल से बीपी का मेडिसिन खा रहा है, 8 साल से। वो मेरे पास आया ट्रीटमेंट में, तो वहां पे सबसे बड़ा एडिक्ट हो गया बॉडी। जो हटाएंगे उसको प्रॉब्लम होती है उसी से, क्योंकि बॉडी कहीं ना कहीं कैप्चर हो गई है इस चीजों को समझ। जैसे शराब पीने वाले शराबी को जो आप एल्कोहल हटाते हैं उसको प्रॉब्लम होती है, इसका मतलब प्रॉब्लम तो वही क्रिएट किया हुआ है ना, आदत लगी हुई है। लोग बोलते हैं बीपी की दवा नहीं खाओगे आपको क्या मार देगी, फालिज मार देगी, पैरालिसिस मार देगी। क्यों भाई? क्योंकि वो रेगुलेट कर रहा था, वो रेगुलेट कर रहा था। पंखा जैसे घूम रही है, आपकी बॉडी पंखा और रेगुलेटर वो है दवाइयां। अब वो रेगुलेट कर रही है, अब रेगुलेट नहीं करेंगे तो उसमें दिक्कत होती है। तो वैसे स्थिति में क्या करते हैं कि लो भाई आ गए हो तो पहले हम अपना दवाई देंगे और देखेंगे तब उसको ऐड करो, क्योंकि वो आदत लगी, इसलिए मजबूरन मजबूर बना दिया आपने पिंजरा में बंद करके लोगों को। अब बताइए पहलवान आदमी को सब तरह से बंद कर दे, हथकड़ी लगा बोलेंगे तुम पहलवानी करो, कैसे करेगा? तो आपने तो पहले उसको बीमार बनाया, फिर दवाइयां देकर उसको आदत गलत कर दिया, और अब बोल रहे हैं कि भाई देखिए तो एलोपैथ कितना अच्छा है, नहीं खाए पैरालिसिस हो गया। अरे उस कारण तो वो बनाना रूट पे, आगे बात करो ना कोई डॉक्टर इस पे अगर बात करना चाहते हैं तो। सब कारण बना लिए, तो वैसे आदमी को देखते हैं हम अपनी ताकत वाली दवाइयां दे करके फिर उसको फेंकवा देते हैं। क्या आयुर्वेदिक औषधियों में काढ़ा तो जैसे इन्वॉल्व होता ही है, तो क्या काढ़ा सभी को दिया जा सकता है? देखिए इसमें औषधि का देखते हैं कि कहाँ पे क्या जरूरत है। मान ली किसी को काढ़ा देते हैं, जैसे मान ली कि किसी के शरीर में ड्राइनेस वगैरह सूखा पड़े तो काढ़ा के रूप में दीजिए औषधि को। किसी को जरूरत पड़ता है कि भाई पानी खूब भरा हुआ है तो उसको चूर्ण के रूप में भी दीजिए। तो ये हमें डायग्नोज भी देखना पड़ेगा कि किस रूप में औषधि को दे, चूर्ण के रूप में दे, काढ़े के रूप में दे, अवलेह के रूप में दे। जैसे अवलेह होता है, अवलेह के मतलब कि च्यवनप्राश जिसे खाते हैं वो अवलेह के रूप में, फिर बट्टी के रूप में दवाइयां होती है, सब रूप बना हुआ है। हम वो भी देखना पड़ेगा कि किस रूप में लेगा। अब एक मान लीजिए बच्चा है, उसको बट्टी कहाँ से खा पाएगा, तो उसको तो हम ड्रॉपर के रूप में, लिक्विड के रूप में। बहुत ऐसे पेशेंट हो जाते हैं जो जिनके गले से पास नहीं हो रहा है, तो हम ठोस दवा नहीं खिला सकते, तो उनके लिए हम लिक्विड बनाएंगे। सब तरह की दवाइयां बनती है, हमें वो देखना पड़ेगा। जी। क्या आयुर्वेदिक दवाई लेते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि कुछ चीज़ें नहीं खानी पीनी चाहिए, कुछ खानी पीनी चाहिए, तो किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? क्या चीज़ खानी पीनी चाहिए और क्या चीज़ बिल्कुल नहीं खानी पीनी चाहिए, या यूँ कहें कि क्या किन चीज़ों का परहेज करना चाहिए आयुर्वेदिक मेडिसिन खाते वक्त? आयुर्वेदिक मेडिसिन जब आप खाते हैं तो परहेज उन चीजों का ही करना चाहिए जिससे जिससे आपकी बीमारी पैदा कर रही है। जैसे मान लीजिए कि कोई कफ का पेशेंट है और वो चावल, ठंडी चावल खा रहा है, दही खा रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, केला खा रहा है तो उसके अर्थराइटिस दर्द बढ़ रहा है, तो उन चीजों को बंद कर दीजिए। वही परहेज है जिससे जो बीमारी पैदा कर उसको हटा दीजिए, और बाकी आप आयुर्वेदिक दवाई दीजिए। आयुर्वेद यही बोलता है, आयुर्वेद ये नहीं बोलता है कि आप सब चीज बंद कर दो। जिससे आपको दिक्कत है, जिससे आपको एलर्जी है, उसको आप हटा दो, सिंपल बात है, और आप करो। भारत में शुगर पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, और ऐसे में शुगर पेशेंट्स मैक्सिमम जितने भी हैं वो सब इंसुलिन का भी प्रयोग करते हैं, दवाइयों का भी प्रयोग करते हैं। मतलब उनमें से कुछ इंसुलिन का प्रयोग करते हैं और कुछ दवाइयों का प्रयोग करते हैं। तो क्या बिना एलोपैथिक दवाई लिए शुगर ठीक की जा सकती है? बिल्कुल बिल्कुल 100%। हम तो कहते हैं कि एलोपैथ दवाइयां और आपको ठीक नहीं होने दे रही, हम ठीक कर सकते हैं और बहुत आसानी से ठीक करेंगे। मेरे पास देखिए बहुत अच्छी अच्छी चीज है, जैसे जामुन की सिरका हो गया, जामुन की गोंद हो गई। इसके बाद हमारे पास शंख पुष्पी है, हमारे पास चिरायता है, हमारे पास नीम है, गिलोई है, काली मिर्च है। इस तमाम दवाइयां हैं, बस थोड़ी सी डायग्नोज करने की जरूरत है कि इसको डायबिटीज पित्त की वजह से है, कफ की वजह से है, कि बात की वजह से है। बस इन चीजों को आप देख लेंगे, उसके अनुसार आप कर दीजिए, लोग ठीक हो जाते हैं। आयुर्वेदिक मेडिसिन के साथ में जब एलोपैथिक मेडिसिन ली जाती है तो अक्सर ऐसा होता है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कभी वॉमिटिंग लग जाती है या कभी कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? वैसे तो आप एलोपैथिक मेडिसिन को बिल्कुल मना करते हैं कि एलोपैथिक मेडिसिन ना लें, लेकिन लोगों का विश्वास होता है कि अगर हमने एकदम से मेडिसिन बंद कर दी तो कोई ना कोई हमारे पे इफेक्ट पड़ेगा। तो उस वक्त आप क्या करते हैं? उस वक्त आप कौन सी दवाई देते हैं? हाँ बहुत अच्छा है कि अगर मान लीजिए को ओवरडोज मान लीजिए दवाइयां ले रहा है एलोपैथ के और साथ में आयुर्वेद भी चिकित्सा कराना चाहते हैं, तो ऐसे स्थिति में बड़ा ही सुलभ ढंग से, बड़ा ही माने एक एक्यूरेसी देख करके कि ये जो डोज ले रहे हैं इनको क्या हुआ, सबसे पहले पूछते हैं पेशेंट को
कि भाई आप दवाई लेते हो एलोपैथ तो कैसा लगता है बॉडी में, तो बोले बड़ा आलस्य होता है, और नहीं लेते हो तो ठीक लगते हैं। लेकिन जब भी हम डायबिटीज माप कराते हैं तो लगता है कि मेरी डायबिटीज बढ़ा हुआ है, तो उनको हम तुरंत दवाइयां फेंकवा देता हूँ, तुरंत बोलता हूँ कि बंद कर। जिनके जैसे पूछता हूँ, मैम बॉडी सिम्टम को देखते हैं। अगर मान लिए कि कोई बोलते हैं कि बीपी की दवा जब हम लेते हैं तो मुझे अच्छा फील होता है, तो हमें उस दवाइयों को रखना पड़ता है, मजबूरन है वहां पे। उसको धीरे धीरे हम कुछ चीजों को हटाते हैं। लेकिन कोई बोलता है कि नहीं भी लेते तो भी वैसे ही होता है, केवल बीपी बढ़ा रहता है, दवा ले या ना ले बॉडी हमको एक जैसा रहती है, तो उनको तुरंत दवाइयां हटाते हैं। तो इस तरह से थोड़ी सी डायग्नोस देख करके, लोगों को पूछ करके इलाज करना पड़ता है। और जब साथ में ले रहे हैं, कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, तो वैसे स्थिति में क्या किया जाता है कि आपकी दवाइयों को डोज को कम ज्यादा क्या कर सकते हैं। जैसे मान लिया कि आप आयुर्वेदिक ले रहे हैं, वो भी एक डोज जा रहा है, इधर से इधर भी हैवी डोज जा रहा है, तो उसमें तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकते हैं ना। तो वैसे स्थिति में आप क्या करें कि चाहे तो आप आयुर्वेदिक डोज को कम कर दें या उसके डोज को कम कर दें। जैसे मान लिया कि 2 टाइम ले रहे थे वो डायबिटीज की दवा, तो आप 1 टाइम कर दीजिए एलोपैथ वाला, और 2 टाइम आप आयुर्वेद कर दीजिए। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन करके बड़ा शांति तरीके से निकाल सकते हैं। और जहां तक वोमिटिंग की बात है, तो हमारे पास औषधि है ना। आप तुरंत एक चम्मच वो ले लीजिए, क्या बोलते हैं उसको, उसका रस, पुदीना के रस ले लीजिए, थोड़े से छोटी इलायची का पाउडर मिला दीजिए, है ना, उसमें मिला दीजिए, थोड़ी सी शहद भी मिला दीजिए और चटा दीजिए, उल्टी बंद हो जाती है। तो हम कहीं ना कहीं कोई कॉम्प्लिकेशंस आता है तो उसको भी हैंडल करते हैं, और साथ में दवाइयों की डोजेज को कम ज्यादा देख के करते हैं, और आराम से ट्रीटमेंट हो जाए। तो भाई पढ़ना पड़ेगा ना, सीखना पड़ेगा ना। आप आंख बंद करके बस दवाई दिए जा रहे हो, वो भी खा रहा है वो भी खा रहा है, तो वोमिटिंग हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है। तो ये हमें देखना होगा। आप डॉक्टर बैठे हो ना भाई, आप किसी की जान की सवाल है ना, कीमती चीज है ना। आप ये कर नहीं रहे हो और कहो हम इलाज करेंगे, तो अच्छा इलाज आप बंद कर दीजिए, नहीं कीजिए ना किसी का इलाज जब आप संभाल नहीं सकते हैं, एक्यूरेसी नहीं ढूंढ सकते हैं। नहीं होना चाहिए डॉक्टर ना। पंकज, जब अगर किसी को शुगर, कोई शुगर पेशेंट है, उसको इंसुलिन लग रहा है रोज के रोज, और ऐसे में उसके बावजूद अगर उनकी शुगर फास्टिंग की जाती है तो 200 उनकी शुगर फास्टिंग आई है, तो ऐसे में भी क्या आप औषधि बंद करवा देते हैं, इंसुलिन बंद करवा देते हैं? और अगर बंद करवा देते हैं तो हाँ उन्हें क्या देते हैं फिर? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, ये भी बहुत अच्छी, मेरे का बहुत अच्छी क्वेश्चन है और होना भी चाहिए। सबसे पहले अगर वो इंसुलिन ले रहे हैं, लगातार लंबे टाइम से ले रहे हैं, वो आदी हो चुके हैं, तो वैसे स्थिति में हम अपनी दवाइयां पहले देते हैं कि भाई आप सुबह भी जैसे हम दवाइयां दिया, पर उसको हम चेक करवाते हैं कि भाई आप जिस तरह से आप चेक करते हैं, डायग्नोस करते रहते थे कि भाई क्या बढ़ रहा है। तो अगर आपका बढ़ता हुआ आ रहा है, तब तो आप उसको रखते हैं, जैसे जैसे होता है उस तरह से रिड्यूस करते हैं। पहले एक करते हैं इंसुलिन में, दूसरी चीज क्या करते हैं कि हम जब भी दवाइयां देते हैं तो देखते हैं कि लोग इंसुलिन की आवश्यकता पड़ती ही नहीं इतना। हाँ, कुछ दिन के लिए थोड़ी सी परेशान करते, जब तक मेरी दवाइयां जब एडजस्ट हो जाती है, तो फिर जब काम करने लगती है तो इंसुलिन की आवश्यकता पड़ती नहीं है। तो ऐसे स्थिति में हम इंसुलिन को हटाते हैं। और वैसे भी टाइप 2 डायबिटीज में जैसे लोग होता है ना कि पहले उन्होंने डायबिटीज हुआ, दवाइयां खाई, बाद में वो इंसुलिन पे चले गए, तो इस तरह से किया जाता है। अब खास करके बच्चे को जिनको इंसुलिन चलता है, तो वैसे स्थिति में हमें और केयर करना पड़ता है एक चीजों को, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग दवाइयां भी दे रहे हैं, इंसुलिन भी दे रहे हैं, तो इन दोनों के सामंजस्य बहुत अच्छे से बैठाना पड़ता है। और जो आप कर रहे हो, जैसे एक रिदम में बॉडी चल रही है, जैसे आप इंसुलिन ले रहे हो, बॉडी चलती जा रही चलती जा रही, तो उस रिदम को हम बिगाड़ना नहीं चाहते हैं। उस रिदम को स्टेबल उस समय करते हैं जब तक हम अपनी दवाइयों को एडजस्ट, जैसे मान लिया फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कि एक गर्ल्स थी, उसको इंसुलिन देने के बाद भी 500 डायबिटीज आती थी, इंसुलिन ठीक नहीं हो रहा था, देखते थे उसको लूज मोशन होता था। हमने उसको पित्त का इलाज किया, और जैसे ही पित्त का इलाज किया तो आपका डायबिटीज 150 पे चला गया आराम से तुरंत। अब बताइए ऐसे में इंसुलिन हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे? आराम से हट जाती है। तो आपको थोड़ा सा इसको मेजर करना पड़ता है। जैसे कोई भी पेशेंट आए ना, तो 10 दिन 12 दिन 15 दिन एकदम उसको रखिए साथ में कि क्या क्या हो रहा है, कहाँ पे थोड़ी सी बातों पे ध्यान रखिए। जरूरत पड़ेगा तो इंसुलिन दे देंगे, नहीं पड़ेगा नहीं, क्योंकि हम फंसे हुए हैं उसमें। इसलिए हम उसको एकदम ऐसे स्थिति में नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कोई आदमी जब कहीं पे फंस जाता है ना, तो बड़ा आसानी से नहीं निकल पाता है। तो हमको कहीं ना कहीं दिमाग लगानी पड़ती है, कंसेप्ट लगानी पड़ती है, तो ये तो करना पड़ेगा ना। क्योंकि देखिए आप समझिए कि कोई व्यक्ति जब गलत रास्ता पकड़ लेता है, तो गलत रास्ता जब पकड़ते हैं, उसमें फंस जाते हैं, गलत रास्ता में सही काम नहीं किया, तो बहुत सारे एफआईआर आपके हो जाते हैं। तो आप क्या करते हैं, उस एफआईआर के अगेंस्ट लड़ते हैं, धीरे धीरे छुटकारा मिलता है। नहीं तो आप रिक्शा भी चलाएंगे तो भी पुलिस उठा के ले जाएगी, बोले कि नहीं भी हम कुछ नहीं करते हैं, रिक्शा चला रहे तो भी उठा के ले चले जाएगी। तो कहीं ना कहीं जब जाल में फंसते हैं, तो आपको तो उतना भरना पड़ेगा ना। समझ रहे बात को?
आजकल लोग बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं, तो ऐसे में फूड पॉइजनिंग का खतरा भी बहुत ज़्यादा होता है। तो जब किसी को फूड पॉइजनिंग हो जाती है, उस वक्त आप कौन सी दवाई देते हैं, क्या सजेस्ट करते हैं ताकि उनको तुरंत आराम आ जाए? सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि जो लोग भी बाहर का खाना खाते हैं, तो आज बाहर में तरह तरह के लोग केमिकल मिला दे रहे हैं, कुछ ना कुछ मिल रही है, पता नहीं कैसे दे रहे हैं खाना। वो तो देख रहे हैं, लोग बिजनेस में लगे हुए हैं, उनको पैसा चाहिए, किसी के जीवन से क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं है। तो मैं तो सबसे बोलूँ को ऐसे खाना आप अवॉइड कीजिए। और बाई चांस आपने खा लिया, बीमारी पैदा हो गई, तो ऐसे में दीपन पाचन औषधि लीजिए, फूड पॉइजनिंग से रियली में बच जाएंगे। दीपन पाचन औषधि जैसे हम सूट, काली मिर्च, तमाम इसे बताते हैं, वो लीजिए। और साथ में जब बाहरी खाना खाते हैं तो आप नींबू का प्रयोग कीजिए, एक नींबू जरूर यूज कर लीजिए आप जब भी खाना बाहर में खाते हैं। एक नींबू, थोड़ा सा अदरक, अदरक तो मिलेगी नहीं, नींबू मिल जाती है, रेस्टोरेंट कहीं भी जाओ, एक नींबू यूज कर लीजिए, आपको फूड पॉइजनिंग होगी नहीं। और खाना जब भी खाइए, अगर आप खा भी रहे हैं पार्टी शादी कहीं भी ऐसी स्थिति में, तो आप खाना भूख से कम खाएं। एक तो रात के समय हैवी खाना खा रहे हैं, तो आप थोड़ा सा उसको कम खाइए और नींबू को ऐड कर लीजिए और हल्का गर्म पानी पी लीजिए। फूड पॉइजनिंग होगी नहीं, नंबर वन। अगर नहीं होगी, अगर हो गई, तो फिर हम इन्हीं औषधियों को सेवन करते हैं, फूड पॉइजनिंग से बच जाते हैं, और एक दिन उपवास कर लेंगे, टेंशन खत्म। अगर किसी को डायरिया हो उस वक्त? हाँ, डायरिया बहुत आराम से ठीक हो जाता है। डायरिया देखिए, डायरिया ठंडों में दिखा जाता है, गर्मियों में देखा जाता है। जैसे अभी गर्मी के मौसम में किसी को डायरिया हो गया, तो वैसे मैं डायरिया देखता हूँ पित्त से ही डायरिया होती है। तो ऐसे स्थिति में बेलपत्र के 3 पत्ते चबा लीजिए, आपका लूज मोशन वगैरह तुरंत बंद हो जाता है। 2 बार चबा लीजिए, काम खत्म डायरिया में। और वो नहीं कर पाएंगे तो आप सौंफ और जीरा को बराबर मात्रा में भून करके पाउडर बना, मिश्री मिला लीजिए, उसमें दही मिला के खा लीजिए, तुरंत डायरिया बंद हो जाती है। तो ये आसान 2 तरीका है, और वो भी पित्त से हुआ। अगर मान लिया कि वहां पे कफ से हो गया, ठंडा के दिनों में डायरिया हो जाती है बच्चों को, तो वहां पे क्या करते हैं, वहां पे हम थोड़ी सी जायफल घिस करके शहद के साथ चटा देते हैं, वो ठीक हो जाता है डायरिया बच्चों को खास करके। अगर बड़ों को हो गया, तो वहां पे भी हम वो औषधि देते हैं जो हीट पैदा करता है। अब जायफल का प्रयोग कर दिए, दालचीनी, लौंग, जावित्री थोड़ा थोड़ा मात्रा में बना लीजिए, और उसको, उस चूर्ण को थोड़ा थोड़ा आप ले लीजिए, डायरिया बंद हो जाती है। बहुत इजी कंसेप्ट है भाई, हम थोड़ा सा देखना चाहते हैं। हम तो ये कहते हैं कि पित्त से डायरिया, और ये एक पट्टी भी ठंडा रख लो ना, और साथ में खाओ, देखो लूज मोशन बंद होता है कि नहीं। डायरिया तो बहुत इजी बैठे, मैंने ऐसे चुटकी बजा के ठीक होती है, और करके देख लो, कोई आ जाए। अक्सर ऐसा होता है कि गर्मियों में लोग बाहर से आते हैं और आते ही फ्रिज का ठंडा पानी पी लेते हैं और उनका गला बैठ जाता है, तो उस वक्त क्या करना चाहिए? उस वक्त क्या आयुर्वेदिक औषधि सबसे लें कि गला ठीक रहे? सबसे पहले तो हम कभी भी, हमारी बॉडी एक रिदम में चलती है, एक टेम्परेचर मेंटेन करती है। और आप हीट से आ रहे हो, हटोगे, आप कूल लेंगे, तो आप ऐसे भी तवे की रोटी बन रही है, उस पर पानी गिराए तो कैसे छन से लगती है, तो इन्फ्लामेशन पैदा होती है, गले में पकड़ लेता है। ऐसे स्थिति में अगर हो भी गया, आपने गलती कर भी दिया, ऐसे होना नहीं चाहिए इतना ठंडा। माने एक टेम्परेचर, बॉडी देखिए, आप ठंड के दिन में रहता है तो बॉडी बोलते हैं कि आप थोड़ा सा वो क्या पहन लो, थोड़ी सी कंबल ले लो, या कोई उलन स्वेटर पहन। पहन लें, ऐसे कपड़ा को बोलते हैं। और जब गर्मी का दिन आता है तो खुला वातावरण रहता है, ताकि हमारी बॉडी एक टेम्परेचर मेंटेन करती है। ना आप ठंडा बर्दाश्त करते हैं, ना आप गर्मी करते हैं, ये तो बॉडी का खुद का नेचुरल टेम्परेचर, स्वाभाविक टेम्परेचर है। और आपने क्या किया, आप अचानक गर्मी से आए, ठंडा कर दिया बॉडी में डाल करके, तो कहीं ना कहीं इंफ्लामेशन पैदा करेगा ना बॉडी। तो ये तो करना चाहिए, गलत है। लेकिन अज्ञानता में हो भी गया, तो आप आसानी से, अगर ठंडा पानी से अगर हुआ है, तो ठंडा पानी आप ये तमाम चीजें बंद कर दीजिए बाद में, या कोई खीरा दवाम जो खाते हैं उसको बंद कीजिए। और आप थोड़ा सा कच्ची हल्दी को कूट के उसका रस निकालिए, गर्म, उसको गर्म कीजिए, थोड़ा सा 1 1 चम्मच दिन में 4 5 बार ले लीजिए, आपका गले का दर्द खत्म हो जाएगा, करके देख लीजिए। डॉक्टर पंकज, आज आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई। हमें उम्मीद है हमारे दर्शकों को इनसे ज़रूर फ़ायदा होगा। कई दर्शक आपसे सीधा संपर्क करना चाहते हैं, तो आप अपना फ़ोन नंबर हमें ज़रूर बताएं। हाँ, मेरा ऑफिशियल नंबर है 6204137074, 6204137074। और हम तो इसी पत्ती को पढ़ा भी रहे हैं। हम तो कहते हैं सीखो ना भाई, हम सिखाने के लिए तैयार हैं। औषधि का प्रयोग कैसे करना है, किस मौसम में क्या करना, नहीं करना, केवल योग से नहीं होता है। कुछ भी योग है कहीं भी डाल दो, ऐसे नहीं होता ना। योग का क्लासिफिकेशन होता है कि किस होस्ट को क्या देना है। होस्ट को गर्मी है तो क्या देना है, ठंडा है तो क्या देना है। हम औषधि को पकड़ के केवल दे दो, ये काम करती दे दो, ऐसा नहीं होता भाई, एक गड़बड़ है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि सीखिए। एक बार 6 महीना आप थोड़ा थोड़ा टाइम दे दीजिए। आपकी लाइफ की सवाल है, आपकी जीवन की सवाल है ना। आप खुद को बचा लेंगे, लाखों रुपया बचती है।
आज हमारे 500 परिवार जो एजुकेटर जुड़े हुए हैं, एक भी हॉस्पिटल नहीं जा रहे हैं, तो कितने के लाखों लाख रुपए बच रहे हैं। ऐसे बहुत सारे टेस्टिमोनियल है, सामने लाइव हम आकर के बात करा सकते हैं, हम नंबर दे सकते हैं बहुत सारे, आप बात कीजिए उनसे। तो एक क्रांति है ना। मैं बता रहा हूं कि जिस दिन हम रियल आयुर्वेद का से वो करते हैं, रियल आयुर्वेद का कंसेप्ट निकाला हूं कि जो हमारे हाथ में उस पर विश्वास करो, जो दिख रहा है उसी पे काम करो। और रियल आयुर्वेद एक ही है कि आज लोग को हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, नौबत नहीं पड़ रही है। और मैं ये भी बता रहा हूं प्रत्येक लोग के साथ हो रहा है। जिस दिन आपने रियल आयुर्वेद सेवन कर लिया और आपने पालन कर लिया तो हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं। 80% हॉस्पिटल में जो लोग हैं वो वापस घर आ जाएंगे, यानी वापसी घर। तो एलोपैथ पे तो ऐसी बजाय कर लूंगा भाई, महीनों में हम खत्म कर सकते हैं। 80% आदमी को हम हॉस्पिटल से बाहर कर देंगे। ये मेरी चैलेंज है, मैं आपको तो मैं बोल रहा हूँ, आपके सामने बोल रहा हूँ, लाइव बोल रहा हूँ। आप इसको आराम से पूरी दुनिया में फैला दीजिए। 80% आदमी को हॉस्पिटल से घर ले आऊंगा, ये मेरी दावा है। डॉक्टर पंकज, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।